Hello बच्चों, welcome to the class of Vikas sir, the finest and easiest way to learn the concept of physics. I am back with my new video. In this lecture we will discuss about acceleration due to gravity of earth. बच्चों आज हम हमारे इस लेक्चर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ बात करेंगे। अर्थ के सरफेस में कितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, कितनी ग्रेविटी होती है, बच्चों आज उसकी हम बात करने जा रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कि अर्थ इज कंसिडर्ड एज द स्फीयर। अर्थ को हम एक स्फीयर कंसिडर कर सकते हैं एंड विच इज मेड अप ऑफ द नंबर ऑफ कोसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स। अगर हम उस स्फीयर को n नंबर्स ऑफ कोसेंट्रिक स्फेरिकल सेल में क्या करें, कंसिडर कर लें। मान लो बच्चों हमारे पास एक बॉल है जो अंदर से भरा हुआ है, दैट मीन्स सॉलिड स्फीयर है। उस सॉलिड स्फीयर को अगर हम n नंबर ऑफ कोसेंट्रिक रिंग में कंसिडर करें तो वैसे ही ये जो अर्थ है वो एक स्फीयर जैसा है जिसको हमने क्या किया, जिसको हमने n नंबर ऑफ कोसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स में कंसिडर कर लिया। अब बच्चों ध्यान से सुनना, मान लो कि अर्थ के आउटसाइड, अर्थ के बाहर हमारे पास एक कोई मासिव ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m जितना है, तो वो मास ये सभी स्फीयर के मास के बाहर होगा, ये सभी कोसेंट्रिक जो स्फेरिकल सेल है उसके बाहर होगा, बिकॉज वो स्फीयर से बाहर हमने कंसिडर किया। अब बच्चों देखो, हमने अर्थ को पहले स्फीयर कंसिडर किया और उसको ऐसे कंसिडर किया कि वो स्फीयर n नंबर ऑफ स्फेरिकल सेल से बनी हुई है। सो उसमें सबसे छोटी सेल कहाँ पे होगी, एट द सेंटर ऑफ अर्थ होगी, एंड सबसे बड़ी सेल कहाँ पे होगी, सबसे बड़ी स्फेरिकल सेल होगी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पे हम अर्थ को n नंबर ऑफ स्फेरिकल सरफेस में कंसिडर करते हैं, तो सबसे छोटी जो स्फेरिकल सेल होगी वो एट द सेंटर ऑफ अर्थ होगी, एंड सबसे बड़ी जो स्फेरिकल सेल होगी वो एट द सरफेस ऑफ अर्थ होगी। ओके बच्चों, अगर हम किसी पॉइंट मास को, अगर हम किसी मास को आउटसाइड अर्थ की सरफेस से कितनी दूरी पे कंसिडर करते हैं, तो वो जो पॉइंट है वो सभी सेल्स के भी आउटसाइड होगा। ओके, अब देखो यहां पे अ पॉइंट आउटसाइड द अर्थ इज आउटसाइड ऑल द सेल। जो पॉइंट्स अर्थ के आउटसाइड होगा वो सभी सेल्स के भी आउटसाइड होगा। अब बच्चों देखो यहां पे, thus all the cells exert a gravitational force at the point outside just as if their masses are concentrated at their common center। बच्चों हमने अर्थ को स्फीयर कंसीडर करके वो स्फीयर n नंबर ऑफ स्फेरिकल सेल्स में से बना हुआ है, ऐसा हमने कंसिडर किया। अब सभी स्फेरिकल सेल्स का जो मास है वो एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल कॉन्सेंट्रेट होता है। हमने चैप्टर नंबर 7, ओके चलो चैप्टर नंबर 7 अभी तक नहीं हुआ है तो थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर हम स्फीयर की बात करें तो स्फीयर में एक ऐसा सेंटर है जहां पे हम स्फीयर का जो टोटल मास है वो कॉन्सेंट्रेट होता हुआ कंसिडर कर सकते हैं। सो the center of mass is defined as the point in an object where the total mass of the body is concentrated। बॉडी का सभी मास हम जिस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होता है ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, तो उस पॉइंट का बच्चों हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। अब सभी स्फेरिकल जो सेल हमने कंसिडर की, n नंबर्स ऑफ स्फेरिकल सेल्स हमने कंसिडर की, उस सभी स्फेरिकल सेल्स का तो जो मास है वो उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट होता है, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज द सेंटर इज द सेंटर ऑफ मास फॉर ऑल द स्फेरिकल सेल्स। एंड जो सेल्स है वो कैसी सेल्स हैं, कोसेंट्रिक सेल है, तो सभी सेल्स का जो सेंटर होगा वो कॉमन सेंटर होगा, और उस कॉमन सेंटर पे टोटल जो सभी n नंबर्स ऑफ सेल प्रेजेंट है उसका मास कॉन्सेंट्रेट होता है। तो
तो होता क्या है, अगर हम किसी पॉइंट को आउटसाइड सेल या तो आउटसाइड स्फीयर कंसिडर करें तो ये जो सभी सेल्स है वो अपने मास की वजह से उस पार्टिकल पे, उस ऑब्जेक्ट पे, m मास के ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी तो वो देखते हैं। बट फॉर अ पॉइंट इनसाइड द अर्थ द सिचुएशन इज डिफरेंट। बट अगर पॉइंट, हमने पहले क्या कंसिडर किया कि ये जो पॉइंट है वो आउटसाइड द अर्थ है, अगर वो पॉइंट इनसाइड द अर्थ होता तो पूरी जो सिचुएशन है वो डिफरेंट हो जाती है। देखो यहां पे लेट अस कंसीडर स्फीयर ऑफ दैट, नॉट स्फीयर, अर्थ ऑफ रेडियस आर, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, जिसका मास, मान लो हम अर्थ का मास है, मास ऑफ अर्थ डिनोटेड बाय me। अब अर्थ के अंदर इनसाइड द अर्थ हमने एक स्मॉल m मास का एक पार्टिकल कंसिडर किया, एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया, एक बॉडी कंसिडर की। वो बॉडी स्मॉल m मास की जो बॉडी है वो फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ स्मॉल r जितने डिस्टेंस पे है, वेयर स्मॉल r इज लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। स्मॉल r हमें डिस्टेंस कहां से मेजर करना है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। क्यों? बिकॉज ऑल द मास ऑफ द अर्थ कैन बी कंसिडर्ड इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ अर्थ। सो ये जो अर्थ का सभी मास है वो हम उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट होता है, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। दैट्स वाई हमें सभी जो डिस्टेंस मेजर करने हैं वो कहां से मेजर करेंगे, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। मान लो फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ स्मॉल r जितने डिस्टेंस पे हमने एक m मास का ऑब्जेक्ट कंसिडर किया, और ये जो स्मॉल r है, दिस स्मॉल r विच इज लेस देन re, दैट मीन्स इनसाइड द अर्थ है। अब बच्चों देखो, अब इनसाइड द अर्थ है और वो आउटसाइड द रेडियस, आउटसाइड द स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r है। स्मॉल r रेडियस का जो स्फीयर है उसके आउटसाइड होगा। तो होगा क्या, इस स्मॉल m मास के ऑब्जेक्ट पे ये जो स्मॉल r रेडियस का जो स्फीयर हमने कंसीडर किया इनसाइड, वो क्या करेगा, कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। बच्चों हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखा था the gravitational force between two massive objects is given by the product of the mass of both objects and the square of the distance between, and inversely proportional to the square of the distance between both body। so यहां से देखो, एक तो मास किसका होगा, जो सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट है स्मॉल m, उसका मास होगा। सेकंड मास होगा, हमने स्मॉल r डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस का जो स्फीयर बनेगा वो स्फीयर भी उस पर कुछ मास लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, और उस स्मॉल r रेडियस के स्फीयर का सभी मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होता है, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। चलो, तो दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू G m1 m2 divided by r square, where first body is the mass of the object and second one the mass of sphere of radius small r। small r रेडियस का स्फीयर हमने इनसाइड द अर्थ कंसीडर किया, वो उसका सभी मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होता है, एट द सेंटर ऑफ अर्थ कॉन्सेंट्रेट होता है। तो उसके उस स्मॉल r रेडियस का जो स्फीयर है उसका मास हम कंसीडर करेंगे mr। What is m? Mass of object which is at distance r from the center of earth, divided by r square, distance between center of sphere and the object having mass small m। अब बच्चों देखो, let us assume that the entire earth is of uniform density and hence its mass। अब बच्चों देखो, अगर हम अर्थ को यूनिफॉर्म डेंसिटी वाली कंसीडर कर ले, दैट मीन्स अर्थ पे सभी प्लेस पे इनसाइड द अर्थ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जो अर्थ की जो डेंसिटी होगी वो सभी जगह पे, सभी प्लेस पे यूनिफॉर्म रहेगी, ऐसा हम कंसीडर करते हैं। सो लेट अस एज्यूम दैट द एंटायर अर्थ इज
मेड अप ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड हेंस इस मास। अब बच्चों मास क्या होता है, हमें डेंसिटी पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो हम इस फॉर्मूला बेस्ड मास को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब बच्चों हमने फर्स्ट सेंटेंस में यहां पे लिखा इमेजिन अर्थ टू बी अ शेप टू बी अ स्फीयर मेड अप ऑफ एन नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सेल्स। तो यहां पे हम देख सकते हैं अर्थ को हमने स्फेरिकल शेप कंसिडर किया, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सो मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। नाउ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विच इज 4/3 पाई आर ई क्यूब and density can be denoted by symbol rho, where re is the radius of earth, m is mass of earth, equation number 2। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, बट ये तो हो गया पूरे मास की बात हो गई, पूरे अर्थ के मास की बात हो गई, पर हमने क्या कंसिडर किया, हमने इस स्मॉल आर रेडियस का स्फीयर कंसिडर किया जिसके सरफेस पे ये पॉइंट पी लाई करता है। So mass of sphere of radius r is mass is equal to volume into density। अब बच्चों देखो अर्थ को हमने यूनिफॉर्म डेंसिटी वाली कंसिडर की, दैट मीन्स अर्थ के सभी प्लेसेस पे उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसकी डेंसिटी सेम होगी। दैट मीन्स हमने अर्थ में से ही तो स्मॉल आर रेडियस का स्फीयर कंसिडर किया है। दैट मीन्स जितनी डेंसिटी स्फीयर की होगी, सॉरी जितनी डेंसिटी अर्थ की होगी उतनी ही डेंसिटी इस स्मॉल आर रेडियस वाले स्फीयर की होगी। सो दोनों की डेंसिटी क्या होगी, रो होगी। बट द वॉल्यूम ऑफ अर्थ एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर इज डिफरेंट, बिकॉज रेडियस ही चेंज हो गई तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। हमने अर्थ के वॉल्यूम को लिखा 4/3 पाई आर क्यूब, जिसका रेडियस आर ई था, रेडियस ऑफ अर्थ था तो हमने आर ई क्यूब लिखा। बट यहां पे हम स्मॉल आर रेडियस के स्फीयर की बात कर रहे हैं, सो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हैविंग रेडियस स्मॉल आर इज गिवन बाय 4/3 पाई आर क्यूब एंड डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो। दिस इज अ मास ऑफ स्फीयर हैविंग रेडियस स्मॉल आर। चलो बच्चों अब ध्यान से सुनना, हमें इक्वेशन 1 क्या कहता है, देखो यहां पे हमें यहां पे इक्वेशन 3 में से मास ऑफ द स्फीयर हैविंग रेडियस स्मॉल आर मिला। अगर हम इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में यूज करते हैं, सो F इज इक्वल टू G, इंस्टेड ऑफ राइटिंग mr दैट इज द मास ऑफ स्फीयर हैविंग रेडियस r, वी कैन राइट 4/3 पाई आर क्यूब इनटू रो। सो हम यहां से इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में यूज करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 F इज इक्वल टू G एज इट इज, इंस्टेड ऑफ राइटिंग mr वी कैन राइट 4/3 पाई आर क्यूब इनटू रो, into small m remain as it is divided by r square, because the distance of the object having mass small m and the mass of the sphere having radius small r, which is concentrate at the center of sphere, is small r, so divided by r square। अब बच्चों देखो हम इसको थोड़ा रीराइट करते हैं, अच्छे फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। सो F इज इक्वल टू GM इंटू 4/3 पाई रो, हमने आर क्यूब को बाहर निकाल लिया, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एज इट इज है। अब बच्चों आपको ऐसा लगेगा कि सर ये वाला इक्वेशन हमारे पास था तो उसको रीराइट करने की जरूरत क्या पड़ी। तो देखो यहां पे अगर हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं तो यहां से हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है। देखो 4/3 पाई रो, अब हमें इक्वेशन 2 क्या कहता है, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ अर्थ। सो मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू रो। अब देखो यहां पे आपको दिख रहा है 4/3 पाई रो। अगर हम राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड पे अगर हम 4/3 पाई रो को एज इट इज रखते हैं, सो यहां से आर ई क्यूब राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर पार्ट से
न्यूमरेटर पार्ट से लेफ्ट हैंड साइड में जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा. सो वी कैन राइट 4/3 पाई रो इज इक्वल टू me डिवाइडेड बाई re क्यूब. सो यहां से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 4/3 पाई रो इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ. So instead of writing 4/3 pi rho, we can write me divided by r cube. So यहाँ से इस इक्वेशन में हम 4/3 pi rho की जगह पे me divided by r cube लिखेंगे. So F is equal to the force between the object having mass small m and the radius of the sphere having radius small r. So gm as it is, इसकी जगह पे हमने लिखा me डिवाइडेड बाई आर ई क्यूब एंड स्मॉल r एज इट इज. अब बच्चों देखो, अगर हम इस इक्वेशन को फिर से रीराइट करें तो F इज इक्वल टू gm me डिवाइडेड बाई आर ई क्यूब इंटू स्मॉल r. अब बच्चों हमने ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज यहां पे आप देख सकते हो व्हाट इज जी universal gravitational constant. The magnitude of universal gravitational constant remains constant at each and every place on earth. So earth के universe, not earth, universe के सभी points पे ये जो universal gravitational constant है उसकी वैल्यू कैसी रहेगी बच्चों? constant रहेगी. तो ये तो constant हो गया. अब mass of the body, हम जिस बॉडी पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे दिखा रहे हैं उस बॉडी का जो मास है बच्चों, तो वो मास भी कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. बिकॉज मास, हाँ, बॉडी का जो मास है वो यूनिवर्स में सभी प्लेसेस पे कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है. चेंज क्या होता है? सिर्फ उसका वेट चेंज होता है. बिकॉज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और वी कैन से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ सरफेस से अगर हम अवे जाएंगे या तो इनसाइड द अर्थ जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है. नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे या तो इस लेक्चर में ही देख लेंगे. तो देखो यहाँ पे जी भी कांस्टेंट है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट भी कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है. अर्थ छोटी बड़ी तो होने नहीं वाली, सो रेडियस ऑफ अर्थ ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट. बट यहाँ पे जो आर है वो कांस्टेंट नहीं है. बिकॉज अगर हम इस ऑब्जेक्ट को, इस स्मॉल m मास के ऑब्जेक्ट को अगर हम आउटसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ, आउटसाइड द अर्थ कंसिडर करते तो यहाँ पे रेडियस, अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते तो रेडियस को, सो डिस्टेंस को हम कहाँ से मेजर करते? फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ. सो ये जो r है उसकी वैल्यू क्या होती? चेंज हो जाती. अगर हम इस पॉइंट को, इस मासिव ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो भी कम हो जाता. दैट मीन्स r इज वेरिएबल. सो ये पूरी टर्म क्या है? कांस्टेंट है. ये वेरिएबल है. सो कांस्टेंट को हटा देते हैं हम जब सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं. वैसे ही अगर हम कांस्टेंट को निकालेंगे तो सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे. सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस r. सो फोर्स बिटवीन टू मासिव ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू r. ओके, बट कहाँ पे? एट द सरफेस ऑफ अर्थ की बात हो रही है. हमने दो मासिव ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स देखा था विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ बॉडी. यहाँ पे ऐसा नहीं है. हियर द ग्रेविटेशनल फोर्स इनसाइड द अर्थ इज प्रोपोर्शनल टू r. सो F is equal to gm me divided by re cube into r. This portion is constant, this term is constant, this whole bracketed term is constant. So we can write F is proportional to small r. जैसे जैसे डिस्टेंस स्मॉल r इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे ये फोर्स है दोनों के बीच में लगने वाला वो भी इंक्रीज होता जाएगा. अब देखो यहां से हमने कंक्लूजन निकाला F is proportional to r. अब बच्चों मान लो हमने इस m मास के ऑब्जेक्ट को इनसाइड द अर्थ कंसिडर किया. अगर हम इस मासिव ऑब्जेक्ट को एट द सरफेस ऑफ अर्थ कंसिडर करें, अर्थ के सरफेस पे कंसिडर करें तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ वो ऑब्जेक्ट m मास का जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पे होगा?
रेडियस ऑफ अर्थ जितने डिस्टेंस पे होगा। फिर से एक बार, हमने यहाँ पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ हमने r जितने डिस्टेंस पे m मास के ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया। अगर हम इस स्मॉल m मास के ऑब्जेक्ट को फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, और वी कैन से हम सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे कंसिडर करें, तो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, सॉरी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, वो सरफेस पे रहने वाला ये जो स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट है वहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस ऑफ अर्थ जितना होगा। सो वी कैन राइट व्हेन m इज सिचुएटेड एट द सरफेस ऑफ अर्थ, सो स्मॉल r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो हमें इस इक्वेशन में, इक्वेशन 4 में जहां पे हमें स्मॉल r दिख रहा है वहां पे हम क्या लिखेंगे, re लिखेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ लिखेंगे, बिकॉज नाउ द ऑब्जेक्ट, और वी कैन से द मास, स्मॉल m मास is situated at the surface of earth. So यहाँ पे हम re लिखेंगे, तो यहाँ से re एंड re क्यूब में से 1 टाइम्स re कैंसल आउट होके फाइनल इक्वेशन हमें मिलेगा F इज इक्वल टू जी मास ऑफ ऑब्जेक्ट मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ओके बच्चों, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर हम फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, यहां से फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर हम इस किसी मासिव ऑब्जेक्ट को, किसी मार्कर को, किसी भी मास m मास के ऑब्जेक्ट को यहां से हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, डेट मीन्स वो क्या करेगा, फ्री फॉल करेगा। अब बच्चों देखो यहाँ पे फ्री फॉल करने वाली जो बॉडी है वो जैसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट करती है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज होती जाती है। दैट मीन्स उस बॉडी पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ, तो अर्थ के पास दो मासिव, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, टू मासिव ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ईच अदर। अब ये मार्कर अर्थ पे कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, अर्थ इस मार्कर पे कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, ये दोनों मार्कर पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बट होगा क्या, इस इन कंपेयर टू मास ऑफ अर्थ द मास ऑफ बोथ मार्कर इज नेग्लिजिबल। अर्थ के मास की कंपेयर में ये दोनों मार्कर का जो मास है वो नेग्लिजिबल होगा। सो ये दोनों के बीच में भी फोर्स तो लगेगा ही, बट अगर हम यहां से इस मार्कर को फ्री फॉल कराएंगे तो अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो अर्थ इस मार्कर को अपनी तरफ खींचेगा, एट द सेंटर ऑफ अर्थ खींचेगा। तो इस मार्कर पे, इस मासिव ऑब्जेक्ट पे टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ एक पुल फोर्स लगेगा, और क्या करती है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ इस किसी भी मासिव ऑब्जेक्ट को क्या करती है, पुल करती है। और पुल की वजह से, फोर्स की वजह से इस मासिव ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज हो जाए, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसमें। एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स and the acceleration which produce due to a gravitational force is known as acceleration due to gravity. So यहां से हम लिख सकते हैं from the Newton's second law of motion, किसी m मास के ऑब्जेक्ट पे को अगर हम फ्री फॉल कराएंगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ किसी भी डिस्टेंस से, तो वो कितनी ग्रेविटेशनल उस पे कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को सिंबलाइज करने के लिए, डिनोट करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल सिंबल है जो है स्मॉल जी। सो F इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 6। अब देखो इक्वेशन नंबर 5 में भी लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स है, इक्वेशन नंबर 6 के भी लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स है। इफ the left hand side of both equation are same, so right hand side of both equation also will be same. So यहाँ से हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। So mg is equal to g m me divided by r square. The mass of object cancel out on either side of an equation.
So G is equal to GME divided by R square. The final result comes out to be G is equal to gravitational acceleration, or we can say acceleration due to gravity. G is equal to GME divided by R square. This acceleration due to gravity is at the surface of Earth. अर्थ सरफेस पे कितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, तो वो होगा GME डिवाइडेड बाई R स्क्वायर जितना होगा। ओके, अब बच्चों देखो हम इस इक्वेशन को कहां पे यूज कर सकते हैं। अगर हम देखो यहां पे कहां पे ड्रॉ करेंगे, देखो यहां पे स्पेस है, ये अर्थ है, मान लो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो होगा रेडियस ऑफ अर्थ, एंड रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर। अगर हम फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर हम सरफेस से 200 या 300 किलोमीटर दूर चले जाए, ऐसे तो हम नहीं जा सकते, ओके, इतना दूर, ओके, मान लो कि अगर हम चले गए कितना किलोमीटर, 200 या 300 किलोमीटर चले गए। सो इन कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, दिस डिस्टेंस which we travel in upward direction from the surface of earth is negligible। अर्थ सरफेस के कंपेयर में, अर्थ का जो रेडियस है उसके कंपेयर में, हम अर्थ सरफेस पे से अगर हम 200 या 300 किलोमीटर दूर चले गए तो वो डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली नेग्लिजिबल होगा। सो उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करेंगे, फ्रॉम द सरफेस ऑफ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ विच इज अप्रॉक्सीमेटली रेडियस ऑफ अर्थ। देखो यहाँ पे ये रेडियस, ये डिस्टेंस इतना बड़ा है कि यहाँ से हमने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, हमने जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया उसकी वो इन कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ कैसा होगा, नेग्लिजिबल होगा। सो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली रेडियस ऑफ अर्थ जितना होगा। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ GME डिवाइडेड बाय R स्क्वायर होगा। अब बच्चों यहां से एक इंपॉर्टेंट बात कहनी है आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। किस पे डिपेंड करती है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करती है। G इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, साइज एंड शेप ऑफ बॉडी। जिस बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है या तो ग्रेविटी फील होगी, उस बॉडी के मास पे भी डिपेंड नहीं करता, साइज पे भी डिपेंड नहीं करता, साइज पे एंड उसके शेप पे भी डिपेंड नहीं करेगा। सिर्फ डिपेंड किस पे करेगा, अर्थ के मास पे एंड अर्थ के रेडियस पे डिपेंड करेगा। एंड दिस टर्म इज कांस्टेंट। जी भी कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है। तो यहां से हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो इसको थोड़ा रब करना पड़ेगा हमें। चलो मिटा दे इसको, हम कैलकुलेट करेंगे अब। चलो बच्चों, हमें यहां से क्या मिला, हमें यहां से एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिला। G इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय G मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे, वेयर G इज इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर kg पावर -2। मास ऑफ अर्थ है बच्चों 6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 24 kg। मास ऑफ अर्थ क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 24 kg। एंड रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर। कितना है, 6400 किलोमीटर। सबसे पहले हम इसको मीटर में ट्रांसफर करते हैं। सो रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ राइटिंग, ओके बच्चों एक काम करो, हम किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं, 1000 मीटर लिख सकते हैं। सो अगर हम किलोमीटर को हटा देंगे तो उसकी जगह पे हम 10 पावर 3 मीटर लिख सकते हैं।
सो यहाँ से हम लिखेंगे 64 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर, यहाँ पे 2 है, किलोमीटर की जगह पे हम लिखेंगे 10 पावर 3 मीटर। फिर से एक बार हम 6400 को 64 मल्टीप्लाई बाई 100 लिख सकते हैं, डेट मीन्स 10 पावर 2, एंड इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 किलोमीटर वी कैन राइट 1000 मीटर। सो रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 5 मीटर। ये हो गई रेडियस ऑफ अर्थ। अब बच्चों हम इस तीनों वैल्यू को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें यहां से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ मिल जाएगी, विच इज अप्रोक्सीमेटली 9.8। चलो कैलकुलेट करके देखते हैं कितनी होगी, फिर मैं आपको एक शॉर्टकट दूंगा। यहां से एक दूसरा भी रिजल्ट आ सकता है, वेरियस फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो, सो जी इज इक्वल टू कैपिटल जी की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे। सो 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -11 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ अर्थ है 6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 24 डिवाइडेड बाई हाँ यहां से हम लिख सकते हैं 64 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 5 मीटर। सो जी इज इक्वल टू, अगर हम जी को कैलकुलेट करेंगे विच इज अप्रोक्सीमेटली 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी इज इक्वल टू 9.81 अप्रोक्सीमेटली, जी इज अप्रोक्सीमेटली 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अब बच्चों देखो, अगर हम इस इक्वेशन के वेरियस फॉर्म लिखने जाए, दैट मीन्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ जी के वेरियस फॉर्म लिखे अगर हम सो जी इज इक्वल टू जी। अब बच्चों देखो यहां पे हम मास ऑफ अर्थ की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई RE³ इंटू रो लिख सकते हैं, ओके, डिवाइडेड बाई RE² एज इट इज। सो जी की वैल्यू हमें मिलेगी, जी का एक्सप्रेशन हमें मिलेगा 4/3 कैपिटल जी पाई RE इंटू रो। अगर हमें अर्थ की अगर हमें रेडियस गिवन है, अगर हमें मास गिवन है, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू इस फॉर्मूले में से फाइंड करनी है। बट अगर हमें डेंसिटी गिवन है, रेडियस गिवन है, अगर हमें डेंसिटी एंड रेडियस गिवन है तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस फॉर्मूले के बेस फाइंड करेंगे। ओके बच्चों, तो आज हमने अर्थ सरफेस पे कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उसकी बात की, विच इज अप्रोक्सीमेटली 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो बच्चों, अब हम ब्रेक लेते हैं, तब तक डू व्हाट एवर यू वांट बट डोंट ट्रबल योर मॉम। थैंक यू।